ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार पाकिस्तान की तारीफ कर चुका है। कैसा छोटा आदमी, आई क्लियरली रिमेम्बर कुछ टाइम पहले ये बकवास कर चुका है पाकिस्तान के बारे में। मतलब आज आई लव पाकिस्तान, देख रहे हो, देख रहा है विनोद। इसे सब पता है भाई। इसको पता था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जस्ट अटैक होने से पहले ओसामा बिन लादेन को पकड़ना, इसे पता था। पाकिस्तान इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ द ओन पीपल। ये जो तालिबानी आज इनको खटक रहे हैं पाकिस्तानियों को और इवन अमेरिकन को, सबको पता है इनके ही बनाए हुए हैं। ये चेक करो, बेस तो यूज करेगा ही करेगा ईरान के खिलाफ, मिनरल्स भी तो चाहिए पाकिस्तान के। हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे उसका नाम है व्हाई ट्रंप इज इन बेड विद पाकिस्तान सडनली। AKTK अनफिल्टर्ड का वीडियो है, सो लेट्स वॉच। देखिए, आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ट्रंप और पाकिस्तान पिछले कुछ समय से ब्रोमांस कर रहे हैं। ब्रोमांस कर रहे हैं, ट्रू। ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार पाकिस्तान की तारीफ कर चुका है। Between Pakistan, I love Pakistan. I think Pakistan likewise. They have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but ऊपर से हाल कैसा छोटा आदमी, आई क्लियरली रिमेम्बर कुछ टाइम पहले ये बकवास कर चुका है पाकिस्तान के बारे में। मतलब आई थिंक बिफोर ही वाज प्रेसिडेंट या ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी ऑल्सो इसने पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ट्वीट्स भी करे थे, एंटी पाकिस्तान ट्वीट्स। और आज आई लव पाकिस्तान। हाल ही में ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, उन्हें लंच कराया और इसकी फुटेज जो है ना आजकल सोशल मीडिया पर घूम रही है। व्हाइट हाउस में खाना मिलने के बाद आसिम मुनीर ने कहा कि भाई ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। पर देखिए मजेदार बात, ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल गया ना, तो मतलब वैसे ओबामा को भी नोबेल प्राइज मिला था, जबकि सबसे ज़्यादा बॉम्ब उसने गिराए थे। आई थिंक सारे प्रेसिडेंट्स में मिला के सबसे ज़्यादा बॉम्ब उसने गिराए हैं, बट उसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। और ये भी डॉक्यूमेंटेड बात है कि ये मतलब न्यूज़ में आई थी काफ़ी बार कि ट्रंप को बहुत चूलन नोबेल प्राइज़ की ना, तो इसलिए आसिम मुनीर ने भी बोल दिया हाँ सर आपको मिलना चाहिए, तो ही इज़ हैप्पी। ये है कि ये वही ट्रंप है जो अपने पहले एडमिनिस्ट्रेशन में, पहली सरकार में पाकिस्तान से सबसे ज्यादा नाराज था, उसकी खाल खींच के रखता था। ट्रंप ने पाकिस्तान को 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाया था। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि भाई FATF जो है ना वो एक ग्लोबल वॉचडॉग है जो ये तय करता है कि कौन सा देश जो है वो टेरर की फंडिंग में शामिल हो चुका है। किसी भी देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब होता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनसे फंडिंग अब उस देश को मिलना लगभग नामुमकिन हो जाए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद IMF ने इनको $1 बिलियन का लोन पाकिस्तान को पकड़ा दिया था जाएगा। और भाई साहब, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो भीख और एड पर चलती है ना, उसके लिए FATF की ग्रे लिस्ट में आना मतलब कि एक तरीके से फाइनेंशियल सुसाइड। डोनाल्ड ट्रंप जो आज पाकिस्तान की पप्पी लेने को तैयार है, पाकिस्तान को एक ग्रेट नेशन बोल रहा है, यही डोनाल्ड ट्रंप ना 2012 में पाकिस्तान को अमेरिका एग्जैक्ट ये मैंने पहले बात बोली, वही 2012 में ये व्यू थे इसके पाकिस्तान को लेके, से माफी मांगने को कहता था ओसामा को छुपाने के लिए। यही डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके कहता था कि हम साला पागल हैं जो पाकिस्तान को पिछले 15 साल में $33 बिलियन दे चुके हैं भीख में, जिसके बदले पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और फरेब दिया है हमें। 2018 का ट्वीट है ये बेपेंदी का लोटा है और कुछ नहीं। पर अब ऐसा नहीं करेंगे हम। और भाई साहब, ऐसा ट्रंप ने एक बार Of course, we should have captured Osama bin Laden long before we did. I pointed him out in my book just before the attack on the World Trade Center. इसे सब पता है भाई। इसको पता था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जस्ट अटैक होने से पहले ओसामा बिन लादेन को पकड़ना, इसे पता था। सारी दुनिया को नहीं पता था, पर इसे पता रहता सब कुछ। प्रेसिडेंट क्लिंटन फेमसली मिस्ड हिज शॉट, तो मतलब उस पर भी इसने शॉट ले लिया है क्लिंटन पे भी। वी पेड पाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड दे नेवर टोल्ड अस ही वाज लिविंग देयर। फूल्स तो तुम ही थे, वो तो पैसे खा के बैठ गया तुम्हारे। ये भी 2018 का ट्वीट है। ये आदमी की किसी बात पे भरोसा नहीं कर सकते आप। नहीं कहा था, बार बार कहा था। और ऐसा नहीं था कि भाई के विचार जो है प्रेसिडेंट बनने के बाद ऐसे हुए थे। 2011 में भी ट्रंप यही कहता था कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। प्रेसिडेंट बनने से पहले गेट इट स्ट्रेट, पाकिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड। पाकिस्तान इज नॉट एनीबॉडीज फ्रेंड। पाकिस्तान इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ द ओन पीपल। व्हेन आई से पाकिस्तान आई मीन देयर गवर्नमेंट और जो भी उनको रूल करता है, आर्मी। बच के रहो। तो भाई साहब, ऐसे में ना सवाल उठता है कि अब यही ट्रंप अचानक से इतना प्रो पाकिस्तान क्यों हो रहा है? क्यों वही ट्रंप अचानक से पाकिस्तान की पप्पी लेने को तैयार बैठा है? क्यों आज वही ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है? इसके ना वैसे तो 2-3 आंसर हैं, पर इसका मेन जवाब जो है वो अमेरिका की वेस्ट एशिया पॉलिसी में छुपा हुआ है। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान के साथ फुल ब्लोन युद्ध हुआ तो उसे इस क्षेत्र में एक ऐसा देश चाहिए जहां वो अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चुपचाप चला सके। अमेरिका के पास
गल्फ देशों में पहले से ही बेसिस हैं, लेकिन ईरान को हर बॉर्डर से चेक रखने के लिए उसे एक ऐसी जगह चाहिए। There we go, ये है रीजन। अब अगर इसराइल के कहने पे या खुद इसकी मर्जी अगर हुई अमेरिका की कि भी ईरान को चेक करके रखेंगे, तो उस पर हमला करने के लिए एयरबेस चाहिए ना बगल में। वो ये बैठा बगल में पाकिस्तान का एयरबेस। अफगानिस्तान को तो यूज़ कर नहीं सकता। अब ऐसे ही बोलते हैं ना, पाकिस्तानी बोलते हैं उन्होंने अड्डे दे दिए। पहले मुझे समझ नहीं आता था अड्डे ही दे दिए मतलब एयर बेसिस दे दिए, इसका ये मतलब है। ईरान पे चेक रखना है तो पाकिस्तान को हड्डी फेंको, उसका एयरबेस यूज़ करो। तभी नूर खान एयरबेस पे हमने स्ट्राइक करी, तभी इसको उसकी याद आई थी ना सीज फायर की, ऑपरेशन सिंदूर में, जो ईरान के वेस्टर्न फ्लैंक से सटी हो, और वो पाकिस्तान है। और भाई साहब इसी कारण से पाकिस्तान ने अपने कई स्ट्रैटेजिक वैल्यूएबल लोकेशंस अमेरिका के हाथों में बेचे हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा एविडेंस है नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में है। ये वही एयरबेस है जिसे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे टारगेट किया था, जिसके बाद में पता चला था कि ये बेस जो है ना वो भारी मात्रा में अमेरिकन के द्वारा कंट्रोल था। इतना कंट्रोल था कि वहां पर टॉप पाकिस्तानी ऑफिशियल्स तक को एंट्री नहीं थी। और जैसे ही भारत मतलब बेसिकली पूरा बेस उन्हीं का था, जब खुद पाकिस्तान का ऑफिशियल अपने एयरबेस पे नहीं जा सकता। मतलब ये इमेजिन करके देखो आप, इंडिया के किसी एयरबेस पे यूके के लोग बैठे हुए हैं और वो इंडियन एयरफोर्स वालों को बोल रहे हैं तुम नहीं आ सकते। इमेजिन दैट। ये बिकी हुई कंट्री है पूरी। सीज फायर की भी रियलिटी यही थी कि इनके लोग वहाँ होंगे या इनका सामान वहाँ होगा और उस पर हमला हो गया तो इनकी थोड़ी टाइट फेस हुई तो इन्होंने सीज फायर करा दिया और फिर क्रेडिट ले रहा है बैठ के कि मैंने रुकवा दिया वॉर। हमला किया था ना, अमेरिका पैनिक मोड में चला गया था और सीज फायर के लिए बेताब हो गया था, क्योंकि अमेरिकन को डर था कि भाई भारत जो है वो पाकिस्तान को साफ करने के चक्कर में उनका माल, उनका एयरबेस जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं उसको साफ ना कर दे। तो भाई साहब बस यही कहानी है। ईरान को हैंडल करने के चक्कर में पाकिस्तान के सामने हड्डी फेंकी जा रही है। और असल में पाकिस्तान का अमेरिका के हाथों बिकना जो है ना वो कोई नया फिनोमेनन नहीं है, ये एक पुराना ब्लूप्रिंट दोहराया जा रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान भी अमेरिका ने पाकिस्तान को यूएसएसआर के खिलाफ प्रॉक्सी बनने के लिए इसी तरीके से मिलिट्री और इकोनॉमिक हेल्प दी थी। उस टाइम अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मुजाहिदीन सप्लाई करने के लिए गेटवे बनाया था। अमेरिका ने उस टाइम अपना काम तो निकाल लिया। ये जो तालिबानी आज इनको खटक रहे हैं पाकिस्तानियों को और इवन अमेरिकन को, सबको पता है इनके ही बनाए हुए हैं। जब रशिया को भगाना था वहाँ से अफगानिस्तान से तो पाकिस्तान की मदद लेके रेडिकलाइज करा इन्होंने पहले तो, ठीक है, एयर बेसिस यूज़ करे, सब कुछ करा ताकि रशियंस वहाँ से भाग जाए। अब फिर वहाँ क्रिएट हो गई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज जो अफगानिस्तान का हाल है वो है और उसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, दैट्स द सेम रीज़न। करा ही नहीं का हुआ है। लेकिन बदले में तालिबान और अलकायदा जैसे डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉर्म हो गए। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने पूरी दुनिया को डसाया, अमेरिका समेत, और आज वही मॉडल ईरान के खिलाफ दोहराने की कोशिश की जा रही है। पर देखिए अमेरिका और पाकिस्तान की इस अचानक क्लोजनेस के पीछे ना एक बहुत गहरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, जिसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। एक टाइम था जब खुलेआम ट्रम्प ना पाकिस्तान को झूठा, आतंकवादियों का प्रोटेक्टर और दुनिया का हेडेक, दुनिया का सरदर्द कहता था। लेकिन आज वही ट्रम्प जो है ना वो पाकिस्तान की गोल्ड माइनिंग और मिनरल एक्सट्रैक्शन, ये देखो, ये चेक करो, बेस तो यूज़ करेगा ही करेगा ईरान के खिलाफ, मिनरल्स भी तो चाहिए पाकिस्तान के, लेकिन चाइना घुसा हुआ है, इसीलिए तो घुसा हुआ है चाइना भी। इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा है। सोचिए क्यों? क्योंकि ट्रम्प जो है ना वो दिमाग से बिजनेसमैन है और आज एज अ प्रेसिडेंट वो बिजनेसमैन मोड में जा चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सस्ता भी है, करप्ट भी है और जिसके पास अरबों डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स पड़े हैं, जिनको निकालने की ना तो उसकी कैपेबिलिटी है और ना ही लॉन्ग टर्म विजन है। और अमेरिका की तरफ से इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है ट्रम्प का खास आदमी जेंट्री बीच। मतलब पाकिस्तान के खुद के पास इतने तगड़े रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, उनका कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है कि भैया हमारे पास इतने ज़बरदस्त मिनरल्स हैं, हम खुद इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपनी इकोनॉमी सुधारते हैं। ये खुश हैं भीख लेके, कोई हड्डी फेंक रहा है वो उठा के, दे आर हैप्पी, क्योंकि इनको जो रूल करते हैं लोग वो अपनी जेब में पैसा डालते हैं। तो इनके आर्मी जनरल्स हो गए, इनके प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स जो भी हैं, इनको भीख मिल जाए, इन्हें काम कुम कुछ करना नहीं है, बस एयर बेसिस पकड़ा दो, कहीं पे जाके मर्डर कर दो किसी का, पैसे लेके किसी और कंट्री से, दे आर हैप्पी विद दैट। उससे जो पैसा आता है अपनी जेब में डालो और फॉरेन में अपना कोई घर बना लो, इनकी खुद की जनता जाए भाड़ में। ये वही बंदा है जो हाल ही में पाकिस्तान, बांग्लादेश और टर्की घूम के आया है और पाकिस्तान में ट्रम्प के बिहाफ पर ओ भाई, पाकिस्तान, बांग्लादेश और टर्की घूम के आया है। तीनों जगह से ही इंडिया को जहाँ से पंगे हो रहे हैं ना, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली, बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा ज़बान निकाल रहा था और टर्की ने तो ड्रोन पकड़ाए थे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को। इन तीनों जगह ये ट्रम्प का एसोसिएट गया है जेंट्री बीच। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि इंडिया को चेक में रखने के लिए भी यूएस गेम खेल रहा है।
इन्वेस्टमेंट की बारिश शुरू कर दी है। इंडस यानी सिंधु नदी के आसपास माइनिंग के लिए ग्राउंड लेवल परमिशंस भी ली जा चुकी हैं और बीच जो है ना वो खुद कह चुका है कि पाकिस्तान इज मिसअंडरस्टूड, दे आर आवर फ्रंट फेस इन द एंटायर रीजन। और ये आदमी कोई रैंडम बिजनेसमैन नहीं है, जेंट्री बीच और ट्रंप का बेटा एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। और देख रहा है विनोद। Oh, these guys are so shrewd. तो बेसिकली ट्रम्प का बेटा कॉलेज में एक बंदे के साथ पढ़ा है जिसका नाम है जेंट्री बीच। ये अब ट्रम्प का खास बन गया है और ये जाके पाकिस्तान में, टर्की में और बांग्लादेश में हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। और फिर एक नैरेटिव भी बना रहे हैं कि नहीं ये तो बड़ा मिसअंडरस्टूड कंट्री, बड़ा प्यारा कंट्री। क्यों? क्योंकि तुम्हें उससे मिनरल्स निकालने हैं, तुम्हें उसके एयर बेसिस यूज़ करने, तो प्यारा कंट्री तो होगा ही। बीच की अलग अलग कंपनीज में घुमाकर पॉलिटिकल कैंपेनिंग को इनडायरेक्टली फंड किया है, यानी कि पूरा का पूरा अपना काला धन भी वाइट कर रहा है ट्रम्प इसकी कंपनी में, बीच की कंपनी में अपने पैसे को घुमा के। इससे याद आया, अभी पाकिस्तान में भी कोई क्रिप्टो की कोई कंपनी थी जो अमेरिकन कंपनी थी, वो पाकिस्तान में आई थी, बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ था उनका। उसमें भी 90% ये बहुत ही एक मेजर लायंस शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इस ट्रम्प की फैमिली का है। तो अपने पैसे घुमा रहा है ऐसी जगहों पर ही आराम से। सीधी बात कहूं तो ट्रम्प पाकिस्तान को एक सस्ते पॉन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। अभी एक्सप्लॉयटेशन का टाइम है, कल सैक्रिफाइस का टाइम भी आएगा। IMF का जो $1 बिलियन का हालिया लोन पाकिस्तान को मिला है ना, वो भी किसी इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि वो इसलिए दिया गया है क्योंकि पावरफुल वेस्टर्न नेशंस के इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए। पाकिस्तान के मिनरल्स, उसकी जमीन, उसके एयरबेस। इस पूरे बैकड्रॉप में ना एक और चीज सामने आती है। अनलाइक इंडिया जो किसी के सामने नहीं झुक रहा है, पाकिस्तान वापस से एक लो कॉस्ट, हाई लेवरेज पॉन बनता जा रहा है। और ये जो चीज है ना वो पूरे रीजन के लिए खतरा है, क्योंकि जब भी कोई देश अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता से ज्यादा दूसरों के इंटरेस्ट को सर्व करने लगे, तो उसका इस्तेमाल जो है ना वो डिस्टेबलाइजेशन के लिए किया जाता है। और वो जो डिस्टेबलाइजेशन होती है ना, वो सबसे पहले उसके पड़ोसी देशों को झेलनी पड़ती है, यानी कि हमें झेलनी पड़ रही है। मतलब पाकिस्तान की अकेले की इतनी औकात नहीं है कि इंडिया को इतना तंग करे वो। बट ये IMF का लोन मिल जाएगा, इसका लोन मिल जाएगा, यहाँ से $1 बिलियन में उठा लिए, वहाँ से हड्डी उठा ली, वहाँ से भीख मांग ली। और ये भीख देते इसलिए हैं कि मिनरल्स में भी इंटरेस्टेड हैं ये लोग। लेकिन साथ साथ इंडिया को भी चेक में रख लो, ईरान को चेक में रख लो, क्योंकि ये एक भिखमंगा कंट्री है। तो बस जस्ट थ्रो सम मनी एंड जो मर्जी इनसे करवा लो। मतलब ये तो पॉन बोल रहा है कि एक पॉन की तरह इनको यूज कर रहे हैं, बड़ा अच्छा वर्ड यूज कर रहा है, बट बहुत बुरा हाल है इस कंट्री का। लेकिन इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, इंडिया मस्ट बी पावरफुल, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। अगर हमें दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो सिंपैथी से नहीं आएगी, वो स्ट्रेंथ से आएगी। ये दुनिया सिर्फ पावर की लैंग्वेज समझती है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, भारत को लाइटली ना ले, तो हमें अपने डिफेंस, टेक, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, चारों फ्रंट पर सेल्फ रिलायंट बनना होगा। और उसके बाद ट्रंप कितने भी कालीन पाकिस्तान के लिए बिछा ले, फर्क नहीं पड़ेगा। 100% जियो पॉलिटिक्स में इतना तो समझ में आ गया, कोई किसी का दोस्त नहीं है। काफी लोग बोलते हैं ना, वो रशिया हमारा बड़ा अच्छा फ्रेंड है। आई डोंट थिंक सो यार, आई डोंट थिंक कि कोई भी फ्रेंड सच में है। सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, सब मौके पे चौका मार रहे हैं। ठीक है, आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करके उनको फायदा हो रहा है, उनका कोई इंटरेस्ट सॉल्व हो रहा है, तो आप अच्छे हो, अदरवाइज आप बुरे हो। दिस इज हाउ जियो पॉलिटिक्स वर्क्स। और ये बात इसने बड़ी सही बोली है बंदे ने कि भाई अगर रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो वो ऐसे नहीं मिलेगी कि अरे वाह वाह कितना प्यारा कंट्री है इंडिया, यहाँ से मेडिटेशन और अध्यात्म की बातें आती हैं, किसी को परवाह नहीं है। पर अगर आज आपके हाथ में हथियार है और आपके हाथ में पैसा है, सब इज्जत कर रहे हैं, तब कोई पंगा नहीं ले रहा। सिंपल सीधी बात है। मतलब आप अमेरिका को देख लो कि भाई वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, जेब में पैसा है, तो सब जी साहब कर रहे हैं बैठ के। अदरवाइज वैसे तो दुनिया के लिए क्या ही कर रहा है ये कंट्री। हर जगह जाके अपने एयर बेसिस बना लेता है, हर जगह वॉर करवा रहा है, वेपन सप्लाई कर रहा है, बट हर कोई राम राम कर रहा है इसको क्योंकि पावरफुल है। तो इंडिया को रिस्पेक्ट चाहिए तो बिल्कुल, डिप्लोमेसी में भी, वेपन्स में भी, टेक्नोलॉजी में भी। और इंटरनल सबसे मुझे लगता है जो एक चीज़ इसने नहीं बोली कि हमारे यहाँ की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। जो इंटरनल एनिमीज़ हैं, इन्हें पहले हैंडल करना पड़ेगा। लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स। क्या लगता है आपको, एग्री करते हो आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं? और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, हिट सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। टिल देन टेक इट इजी, बाय बाय।